हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अपने लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया था। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो वन बाय वन हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो साइंटिस्ट थे गुलबर्ग एंड वेज, जो 1867 ने ये लॉ को दिया था। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है उसके ऊपर रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली है वो 11th का पोर्शन है। हम 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम उससे फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें रेट लॉ के साथ उसको क्या कंपेयर करके उसको स्टडी करना होता है कि डिफरेंस क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ, सो दैट जो रेट ऑफ द रिएक्शन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है वो एग्जैक्टली कैसे डिपेंडेंट है हम उनको कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? इट इज मतलब क्या होता है इसमें, the rate of the reaction is directly proportional to molar concentration of the reactants raised to the power which is equal to their stoichiometric coefficient। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है। अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने एक जनरल इक्वेशन लिया। ओके, वो जनरल इक्वेशन क्या है? ए प्लस BB plus CC gives products। ओके, इसका मतलब जब स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल A जो कि एक रिएक्टेंट है, स्मॉल b नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल B एंड स्मॉल c नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल C अपने बीच में रिएक्ट करते हैं, दे गिव राइज टू सर्टेन प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो बेस्ड कर रहा है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन that is directly proportional to molar proportional to the product of molar concentration of the reactant, product of molar concentration of the reactants raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient। A का stoichiometric coefficient क्या है? स्मॉल है, तो वो उसके पावर में रहेगा। B का stoichiometric coefficient स्मॉल b है जो उसके पावर में आएगा। कैपिटल C का stoichiometric coefficient स्मॉल c है जो कि उसके पावर में आएगा। ये है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें पता है जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम इक्वलिटी साइन लाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? एक कांस्टेंट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इट इंप्लाइज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज k इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। ओके, ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो यहाँ पे k क्या है? व्हेयर K इज, K को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट जो कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ओके, तो ये जो हमारा K है उसको जो उसका दूसरा नाम एक होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ओके,
तो सपोज हमने क्या किया, ए जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लिया, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 ले लिया, सी का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 ले लिया। लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू 1। मतलब ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमने ए बी सी सबको 1 मोल ले रखा है, ठीक है। तो अगर सबका वैल्यू 1 ले रखे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू के। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। कब होगा, जब हमने सारे रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हमने 1 ले रखा है। ओके, तो इससे हम रेट कांस्टेंट का एक डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या होगा वो डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट may be defined as rate of the reaction, rate of a chemical reaction when molar concentration of all the reactants are unity। ठीक है, अगर सारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 ले लेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एसएमएस में क्या है ये चीज, चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे और एक चीज है, एट ए गिवन टेम्परेचर, लिख लो एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, मिटाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखने की जरूरत है कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है जिससे हमें रेट ऑफ ए रिएक्शन का कुछ एक एक्सप्रेशन मिल रहा है वो ओनली थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली हमें जो भी केमिकल इक्वेशन गिवन रहेगा उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम पावर में ले लेंगे और हमें रेट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ। नेक्स्ट है रेट लॉ। ये रेट लॉ क्या होता है, ये जो रेट लॉ है उसका एक्सप्रेशन भी सिमिलर है टू दैट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, दोनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे हमने बताया लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो ओनली थ्योरेटिकल है। जो भी थ्योरेटिकल वैल्यू रहेगा, जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन रेट कांस्टेंट क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन भी सेम ही होता है, बट ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई है। तो थियोरेटिकली कुछ वैल्यू आता है, एक्सपेरिमेंटली कुछ वैल्यू आता है। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है दैट मे बी सेम, दैट मे बी डिफरेंट। ठीक है, तो रेट लॉ क्या होता है, वहां पे द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of the reactants directly proportional to product of molar concentration of the reactants, the concentration terms being raised to power
which is obtained experimentally, which is obtained एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो निकलेगा वैल्यू उससे के ऊपर इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमारा डिपेंड करेगा। ओके, आया समझ में? तो ये क्या चीज है? सपोज हमें रिएक्शन ले रहे हैं 2NO2 गैस प्लस F2 गैस गिव्स 2NO2F गैस। ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को कंसीडर करेंगे उस केस में रेट का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? NO2 का कोफिशिएंट है 2, तो वो उसके पावर में आएगा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और एक रिएक्टेंट है F2, उसका कोफिशिएंट 1 है जो कि उसके पावर में आएगा। क्योंकि उसके पावर में 1 आ रहा है तो हम उसे शो नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका वैल्यू हम पावर में पुट करते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे? अभी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अभी क्या होगा? रेट इक्वल टू K into concentration of NO2 into concentration of F2। ओके, आया समझ में? इसका मतलब ये जो वैल्यू है कि NO2 का पावर 1 है, F2 का पावर 1 है, वो हमें एक्सपेरिमेंटली मिला है। ओके, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई रीजन नहीं। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया है, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पता चला है कि ये NO2 के पावर 1 और F2 के पावर 1 के साथ ही वो क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में NO2 का पावर क्या था? 2 था। यहाँ पे रेट लॉ में NO2 का पावर 1 है, तो यही डिफरेंस है। ये जो है वो है थ्योरेटिकल और ये जो हमें मिला है वो है एक्सपेरिमेंटल। ओके, ऐसा समझ में? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या चीज है, रेट लॉ क्या चीज है। ठीक है, लिख लो इसे, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। हो गया? नेक्स्ट है ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। आप लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन लॉ ऑफ मास एक्शन को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, और कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ वो हमारा क्या होगा? वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट्स। ओके, ऐसा समझ में? ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। ठीक है, लिख लो इसे। हो गया? और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये जो एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट है, दे मे बी सेम
they may be different for a given chemical reaction. ठीक है, आए समझ में? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है? ये जो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है ये रेट लॉ के ऊपर बेस्ड रहता है. ठीक है, ये क्या है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द मोलर concentration of the reactants are being raised in rate law. रेट लॉ में जो कोफिशिएंट रहते हैं, किसमें जो पावर रहते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो रहते हैं पावर, उनका सम निकालेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन बताता है. ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं. हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A. ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो पावर में जाता है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B. ओके, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है? रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर. अभी पावर में कौन आएगा? अभी पावर में A आ सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है, सपोज हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो A है उसका पावर P के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन. एक्सपेरिमेंटली हमने ऐसे देखा. नेक्स्ट, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर, मान लो Q के ऊपर डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन, जो हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से मिला है. आया समझ में? तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आते हैं, और रेट लॉ में कौन पावर में आता है? जो हमारा एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. ठीक है, वो क्या होगा? उसका लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है. ठीक है, उसका लेना देना है हमारे रेट लॉ. रेट लॉ में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है उनके जो पावर से उसका सम जो है वो होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? A का पावर कितना है? P प्लस B का पावर है Q. ये है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम N से डिनोट करते हैं. इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो हम, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. ओके, उसका थ्योरेटिकल फैक्ट से, उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है. ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो है वो 0 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. ओके, 0 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी. इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे इन डिटेल. ठीक है, वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है. ओके, नेगेटिव वैल्यू मतलब, नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो यूजुअली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का नहीं होता है. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट नेगेटिव हो सकता है.
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट है जो अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रह रहा है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इनवर्सली अफेक्ट कर रहा है, उसको वो डिक्रीज कर रहा है। इन दैट केस मतलब क्या इन और क्या वो जो रिएक्टेंट है पर्टिकुलरली उस रिएक्टेंट को बेस्ड करके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है बेस्ड ऑन द रिएक्टेंट। टोटल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो जीरो हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। ओके, आया समझ में? लिख लो, फिर वन बाय वन पढ़ेंगे। हो गया? नेक्स्ट है नंबर 1 में, बीट 1 में लिखो हेडिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन है? दीज आर द रिएक्शंस in which rate of a chemical reaction is independent of molar concentration of the reactants। ओके, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या करता है? ये डिपेंड ही नहीं करता। ओके, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है उसके ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर सकता? एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी और लॉ ऑफ मास एक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, वो रेट लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो रेट लॉ का ही एक्सप्रेशन देंगे। सो रेट इक्वल टू कितना होना चाहिए? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का कुछ पावर रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 का कुछ पावर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पावर है जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली मिला है उसके हिसाब से H2 का पावर 0 है, Cl2 का पावर 0 है। मतलब अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हैं, वो हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन या क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन टोटली डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो क्या होगा? वो होगा हमारा ये है 0 प्लस ये भी 0, तो इसका आंसर फाइनल में निकला ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमारा 0 है। ओके, आए समझ में? नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेंगे, 2NH3 gives N2 plus 3H2। एमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन हो रहा है मॉलिक्यूल 2N2 and 3H2 और किसके प्रेजेंस में? टंगस्टन और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में। ओके, तो उस केस में भी अगर हम उसका रेट लॉ लिखेंगे वो क्या है? K पावर ऑफ NH3। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिखते हैं तो पावर क्या आता? 2 आता, लेकिन यहाँ पे पावर 0 आता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई है कि एमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर उसका वैल्यू जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड ही नहीं करता, वो अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 0। ओके, आए समझ में? चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट फॉलो करेंगे।
नेक्स्ट नंबर 2, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो क्या होता है? These are the reactions in which rate of a chemical reaction depends on molar concentration of only one of the reacting species। ओके, जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक हो सकता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स 2 हो सकते हैं, और सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 हो सकता है, या फिर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, एग्जांपल लेते हैं। N2O5 gas gives 2NO2 gas plus half O2 gas। रेट लॉ क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला है, ठीक है, N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, लिखने का जरूरत नहीं है, N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, मतलब n का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, जो इसके पावर में है, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, ऐसा समझ में क्या हो रहा है? नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2A2 का जब डिसोसिएशन होगा वो देगा H2O प्लस हाफ O2। सो इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 का पावर। H2O2 का पावर क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली मिला है वो है 1। सो यहाँ पे ऑर्डर जिसको हम n से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू निकलेगा 1। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लिखो। हो गया? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या होता है, उसी फॉर्मेट में हम डालेंगे। These are the chemical reactions in which rate of the chemical reaction depends on molar concentration of, कितना होगा यहाँ पे, सेकेंड है मतलब यहाँ पे भी 2 होगा, 2 of the reacting species। ठीक है, अब जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है वो क्या हो सकता है, आइदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर एक ही टाइप ऑफ रिएक्टेंट हो सकते हैं जिसका 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा समझ में। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI गैस। तो यहाँ पे जो रेट लॉ है दैट इज रेट इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना चाहिए H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है। क्योंकि 1 है तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से देखते तभी भी 1 आता, और एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ के हिसाब से भी वो 1 ही आ रहा है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, n, इनका सम निकलेगा H2 का पावर 1 प्लस I2 का पावर भी 1, दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ओके, लिख लो। हो गया? नेक्स्ट, यहाँ पे हम और एक भी ले सकते हैं, 2NO2 गैस प्लस H2 गैस, जो वाला हमने पहले लिया था। ठीक है, गिव्स 2NO2F गैस। यहाँ पे जो
रेट इक्वेशन है के किसके साथ इक्विवेलेंट होगा, के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखते हैं तो NO2 का पावर 2 होना चाहिए, F2 का पावर 1 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि NO2 का पावर भी 1 है, F2 का पावर भी 1 है। क्योंकि 1 है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा NO2 का पावर 1 है, F2 का पावर 1 है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N इक्वल टू इसका पावर 1 प्लस इसका पावर 1 इक्वल टू 2। ओके, आया समझ में। तो हम जो रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो। हो गया। नेक्स्ट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, वही फॉर्मेट में डालेंगे। These are the chemical reactions in which rate of a chemical reaction depends on molar concentration of 3 of the reacting species, ठीक है। 3 of the reacting species, एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का 3 हो सकता, एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस का 3 मॉलिक्यूल्स हो सकता है, 2 डिफरेंट जिसका ऐड करके 3 भी हो सकता है। तो ये जो 3 रिएक्टिंग स्पीसीज है, दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे 2 NO गैस प्लस O2 गैस gives 2 NO2 गैस, ठीक है। रेट इक्वल टू K इंटू क्या होगा, NO2। अगर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से देखेंगे, NO का पावर 2 होना चाहिए, O2 का पावर 1 होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटली भी NO का पावर 2 है, O2 का पावर 1 है। क्योंकि 1 है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N वो कितना होगा, NO का पावर 2 प्लस O2 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट, 2 NO2 गैस प्लस Br2 गैस, 2 NO2 Br गैस। रेट लॉ, एक चीज याद रखो, रेट लॉ पूछेगा तो इसी को ही लिखना है, ठीक है। K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ मास सेक्शन को देखेंगे तो NO2 का पावर 2 होना चाहिए, Br2 का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी रेट लॉ में भी एक्सपेरिमेंटली भी वही चीज देखा गया है, NO2 का पावर 2, Br2 का पावर 1। ओके, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो कि N है दैट इज इक्वल टू 2 प्लस इसका 1 इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लिखो, हो गया। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हम वैल्यू निकालेंगे, क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का जो पावर निकालेंगे उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड का, CH3CHO, ठीक है। वो क्या देता है, वो देता है जब वो डिसोसिएट होता है, हेडिंग लिख सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ या डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड।
decomposition of एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड पता है फॉर्मूला CH3CHO होता है, जब वो डिकम्पोज करता है वो देता है CH4 प्लस CO। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है, वही तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ओके, CH4 प्लस CO। तो यहाँ पे जो रेट लॉ है दैट इज K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO का पावर कितना होना चाहिए। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका पावर जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसका जो पावर है वो 1.5 आ रहा है, मतलब 3/2 आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है n, उसका वैल्यू है 1.5। तो ये है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, और फ्रैक्शनल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, ये दोनों का एग्जांपल्स याद रखना जरूरी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, उतना कुछ चेंजेस नहीं होता। जीरो और फ्रैक्शनल ऑर्डर का याद रखना है। ओके, लिखो इसको। हो गया? नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे H2 गैस प्लस Br2 गैस गिव्स 2HBr गैस। रेट क्या होगा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। पावर यहाँ पे अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को देखेंगे तो 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 होना चाहिए, लेकिन होता कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n है वो होगा 1 प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू आइदर 3/2 लिखो और 1.5 लिखो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, हो गया? फ्रैक्शनल ऑर्डर में और भी एग्जांपल्स आ सकता है। CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2। ठीक है, यहाँ पे रेट जो है K पावर CO का होना चाहिए और जो पावर है वो Cl2 का ये होना चाहिए। तो यहाँ पे एक है 1, दूसरा है 1.5। तो जो ऑर्डर है वो है हमारा, टोटल ऐड करेंगे तो वो हमारा निकलता है 2.5। ठीक है, सॉरी ये 2 है, ये 0.5 है। 0.5 लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो, तो ऐड करोगे तो वो हमारा निकलेगा 2.5। ओके, लिखो। हो गया? तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कौन से ऑर्डर जो है उसका क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जांपल से, वो सब हमने पढ़ा। फिर भी इनके ऊपर और भी हमें पढ़ना है, आगे फर्दर क्लासेस में हम उसको कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सपोज हमने क्या किया है, हम एक रिएक्शन ले रहे हैं Na गिव्स प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर n। मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो रिएक्टेंट A है उसके पावर n के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, किसका निकालेंगे, K का निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, K इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा बाय कॉन्सेंट्रेशन का पावर n। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, बाय
कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स होता है कॉन्सेंट्रेशन, जिसका पावर n है। ओके, जिसका पावर n है। तो फाइनली कितना आएगा? मोल लीटर इनवर्स, अगर हम ले लेंगे इसको ऐसे तो इसका पावर 1 है, ये नीचे है सेम टर्म, जो n है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस n, और सेकेंड इनवर्स जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये है हमारा रेट कांस्टेंट k का यूनिट, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n क्या होता है? n होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसके ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम सारा चीज किसके ऊपर कर रहे हैं? बेस्ड करके रेट लॉ के ऊपर बेस्ड करके कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा क्या? रेट कांस्टेंट का यूनिट, जो कि जनरल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे हमने n ले रखा है, n जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट, सो यूनिट ऑफ k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 0 है। सो k का यूनिट क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 0 मतलब 1। सो मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स जो है वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसका वैल्यू n के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, 1 माइनस n, 1 माइनस 0 हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 1 है, k का यूनिट क्या होगा? 1 माइनस 1 दैट इज 0, समथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये मोल लीटर इनवर्स टर्म में पूरा उठ जाएगा। ठीक है, क्या बचा? बाकी सेकेंड इनवर्स बचा। ओके, तो मतलब अगर हमें कुछ क्वेश्चन देता है जिसमें हमें क्या रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, तो वहां से हम उसके यूनिट से हम पता कर सकते हैं कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। k का यूनिट क्या है? 1 माइनस 2 मतलब टू द पावर माइनस 1, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इस चीज का मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 1 बाय मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और वी कैन से मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, किसके लिए हुआ? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 पुट करोगे 1 माइनस 3 तो वो -2 बन जाएगा। सो k का यूनिट क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स -2 सेकेंड इनवर्स। उसको हम 1 बाय करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा मोल टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। 1 बाय में आ जाएगा ना, तो ये मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हमें यूनिट पता है, वैल्यू गिवन है, यूनिट पता है, तो हम वहां से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑर्डर रहा तो जो भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का वैल्यू है उसको यहाँ पुट करना है और फिर उसका क्या है यूनिट जो है वो निकल जाएगा। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इसको याद रखना है। चलो लिख लो। हो गया? तो आज का क्लास ये पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।